बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक अब हम लोगों ने पढ़ा है, अब सेरेब्रल एडिमा से स्टार्ट करेंगे। सही है। तो सेरेब्रल एडिमा एक्चुअली दो वर्ड से बना हुआ है, एक सेरेब्रम यानी कि ब्रेन और दूसरा एडिमा यानी कि एक्सिस ऑफ फ्लूइड अकोमुलेटेड। सही है। तो जब हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्सिस में फ्लूइड अकोमुलेट हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? सेरेब्रल एडिमा कहेंगे। मोस्टली इसकी दो टाइप्स है और इसकी जो दोनों टाइप्स है वो कंपेरेटिवली अगर हम सोचें तो ये दोनों एक साथ हो जाती है। सही है। इसमें क्या है, एक को कहते हैं वेज़ोजेनिक और दूसरे को कहते हैं साइटोटॉक्सिक्स। जो वेज़ोजेनिक होता है वो किस वजह से होता है? वो जब हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं वो रप्चर हो जाता है। सही है। जिस तरह यहाँ पर था, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो है। सही है। जब ये रप्चर हो जाते हैं तो ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड बाहर ब्रेन टिश्यू में आ जाती है और ये ब्रेन टिश्यू क्या कर देते हैं? स्वेल अप कर देते हैं। अब क्या हो जाता है, इसी तरह क्या हो गया, अब इस ब्लड वेसल से फ्लूइड्स अंदर चला गया, कहाँ पर? हमारे ब्रेन टिश्यू के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू में ज़्यादा फ्लूइड्स अकोमुलेट हो जाएँगे। सही है। इसके फर्दर 2 टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं। एक जो होते हैं लोकलाइज़्ड होता है और दूसरे जनरल बॉडी में होते हैं। लोकलाइज़्ड का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जस्ट लिमिटेड टू द ब्रेन टिश्यूज़, और ऑल बॉडी में का मतलब होता है कि ब्रेन टिश्यू के साथ-साथ और किसी टिश्यूज़ में, लिम्ब्स वगैरह में भी ये डेवलप होता है। ये मेनली तब होता है जब किसी बंदे को ट्यूमर हो या इन्फ्लेमेशन हो, वो क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ करके वहाँ के ब्लड वेसल को परमिएबल बना देते हैं, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, जंक्शंस के स्पेसेस को एनलार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारे ब्लड टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं। दूसरी नंबर पर जो है उसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक। सही है। ये किस वजह से होता है? जब किसी बंदा को हाइपॉक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी, इस्कीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है और टॉक्सिक या टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो इनगल्फ कर देते हैं, या कोई ऐसा नॉर्मल सब्सटेंस हो लेकिन वो बहुत एक्सेस में हो जाता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी काज़ कर देते हैं, ये जाकर हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। सही है। वो क्या है? न्यूरोनल टिश्यूज़ है एंड ग्लियल सेल है। यही चीज़, ये सेल्स फिर क्या करती है, ये भी डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रहे थे जो वहाँ की वेसल्स को परमिएबल बना देते हैं या वहाँ की वेसल्स को डैमेज कर देते हैं और इस तरह बंदे को एडिमा या स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन हो जाती है। सही है। अब क्या होता है कि लेट्स से एक बंदे को क्या है, एक एडिमा हो गया उसके ब्रेन टिश्यूज़ को, तो उसके ब्रेन टिश्यूज़ हमें किस तरह दिखाई देंगे? सही है। इसको हम क्या कहते हैं? एडिमेटस ब्रेन। एक ये सॉफ्ट होगा कंपैरेटिवली टू नॉर्मल ब्रेन। दूसरा, ये जो जितना भी क्रेनियल वॉल्ट होता है, सही है, क्रेनियल कैविटी होता है, वो पूरी के तौर पर इसने फिल अप किया होगा। सही है। इसके अलावा इसकी जो गहराई होते हैं, सही है, यानी कि जो इस तरह मोड्स होते हैं, ये एनलार्ज्ड एरियाज़ होते हैं, ये क्या होंगे? ये फ्लैटेंट हो जाएँगे। सही है। नॉर्मली किस तरह होते हैं? इस तरह होते हैं, तो ये इस तरह होंगे फिर। इसके अलावा जो सल्काए होते हैं, ये जो जगह होता है ये वाला, ये क्या हो जाता है? ये बहुत थिन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पुश किया जाता है दोनों साइडों से। सही है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ये जो सिस्टम होता है, सही है, ये क्या हो जाता है? ये कंप्रेस हो जाता है। तो ये सारी की बातें किस चीज़ के बारे में थी? हमारे सेरेब्रल एडिमा के बारे में थी। इसके बाद एक और टॉपिक आ जाते हैं, हाइड्रोकेफेलस या हाइड्रोसेफेलस। सही है। तो इससे पहले इन्होंने एक वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में कुछ बातें की है, सही है, वो मैं बताता हूँ। ये जो डायग्राम है ये पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे क्या है? ये सब एरेक्नाइड स्पेस है, ये जो ब्लू है, सही है। ये फिर हमारे ब्रेन टिश्यूज़ है, ये स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यूज़ है और इसके अंदर ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये है, सही है। ये क्या है? ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है। ये लेटरल वेंट्रिकल से, सही है। इसमें सबसे ज़्यादा सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होते हैं उसके प्रोडक्शन हो जाता है। फिर इससे आ जाते हैं तल वेंट्रिकल में, सही है। तल वेंट्रिकल से फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू आ जाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पर 2 फोरामिना होते हैं। ये जो पोस्टीरियरली होते हैं इसको फोरामिना, फोरामिन मेजेंटी कहते हैं और जो लेटरली 2 होते हैं, एक इस साइड पर एक दूसरी साइड पर, उसको फोरामिन लेस्का कहते हैं। तो इसके थ्रू ये आ जाते हैं कहाँ पर? सब एरेक्नाइड स्पेस में आ जाते हैं। फिर इस सब एरेक्नाइड स्पेस में ऊपर ये सैजिटल साइनसेस में चला जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट क्या होते हैं? विलाय होते हैं, उसके थ्रू इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन भी कहते हैं इसको, सही है। तो ये एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, करके इसको सर्कुलेशन में शामिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पास डिफरेंट साइनसेस होती है जो इससे सीएसएफ को कलेक्ट कर देते हैं और ब्लड में ला लेते हैं, सही है। तो यही बातें की गई है कि क्या होता है कि लेटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ की प्रोडक्शन होता है, फिर ये सीएसएफ जाकर सर्कुलेट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम में, फिर फोरामिन लेस्का और मेजेंडी के थ्रू ये चले जाते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस में और सब एरेक्नाइड स्पेस से फिर इसके क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है बाय एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन और इस तरह ये सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एरेक्नाइड विलाई में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन होती है और इसकी प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? कोराइड प्लेक्सिस करते हैं डिफरेंट वेंट्रिकल्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेटरल वेंट्रिकल में होता है। तो 2 रीज़न से, या जब क्या हो जाता है
सीएसएफ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है या सीएसएफ की एब्ज़ॉर्प्शन डिक्रीज़ कर जाती है, तो इन्हीं कंडीशन में हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर सीएसएफ की लेवल इंक्रीज़ कर जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। सही है। अब क्या होता है, सीएसएफ की वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो जाती है, इसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, लेकिन इसके फर्दर इन्होंने 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए। एक को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग कहते हैं या इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं, यानी कि इसमें किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। दूसरे को नॉन कम्युनिकेटिंग कहते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कम्युनिकेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में इनका कनेक्शन जो होता है ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेटिंग भी कहते हैं। तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है या नॉन कम्युनिकेटिंग जो होता है, इसमें मोस्टली कास क्या होता है, हमारे पास सीएसएफ की जो री-एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। सही है, जब सीएसएफ की एब्ज़ॉर्प्शन डिक्रीज़ कर जाती है तो ये वाली बात हो जाती है। ये सही है, ये एब्ज़ॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर बैलेंस इस तरफ आ जाती है। सही है, तो इसी वजह से जब यहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी, ये जगह लेट्स से ब्लॉक हो गया तो ये यहाँ पर जमा होगा। यहाँ तो प्रोडक्शन होती है ना, डिफरेंट एरेक्नोइड विलाई इसके प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर और वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, इनका जो फ्लूइड अकोमोलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही है, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ फोरामेन्स ब्लॉक हो जाते हैं। 2 जगह जो है वो बहुत ज़्यादातर ब्लॉक होते हैं। ये जो जगह है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो ऊपर इस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर और लेटरल वेंट्रिकल के अंदर ये फ्लूइड का अकोमोलेशन हो जाती है और ये जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं इनको बाहर की तरफ पुश कर देते हैं और यहाँ पर इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा राइज़ कर देते हैं। दूसरी जो जगह है वो यहाँ पर है। सही है, ये जो फोरामेन मेजेंडी है और यहाँ पर लेटरली जो फोरामेन लश्का होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर स्पाइनल कैनाल में और थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल सब के अंदर ही सीएसएफ की अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इन्फेंट्स में हाइड्रोकेफेलस के बारे में बताते हैं। सही, तो इन्फेंट्स में किस तरह हो गई ये चीज़ें? ज़ाहिर-सी बात है, जो इन्फेंट्स होते हैं पहले-पहले उनमें फ्रंटेनिलीज़ होती है, यानी इनकी जो क्रेनियल सुचर्स होती है या क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरह बने नहीं रहते और इस तरह उनमें शेप्स होते हैं जिसको फ्रंटेनिली कहते हैं। और एज के साथ-साथ ये फ्रंटेनिली जो होते हैं ये क्लोज़ होते जाते हैं। सही है? अब क्या होता है, जो बहुत सारे छोटे होते हैं उनमें ये फ्रंटलिलीज़ अभी तक जो होते हैं वो वही तरह रहते हैं और ये सुचर्स पूरी तौर पर बने नहीं रहते। सही है, जिसकी वजह से जब इसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाते हैं तो इनका हेड इनलार्ज होता है। लेकिन जब ये सुचर्स बन जाती है और कंप्लीटली ये इस तरह स्ट्रॉन्ग बन जाती है, फिर अंदर की तरफ अगर फ्लूइड बढ़ती भी है लेकिन ये जो स्कल होते हैं फिर इनको स्पेस नहीं देते और हेड के साइज़ जो होते हैं वो सेम रहती है। सही है, इस तरह के जो जिसमें हेड एनलार्ज होते हैं उस तरह के पेशेंट की यहाँ पर ये एक पिक्चर भी है। सही है, अब यहाँ पर जिनमें हेड एनलार्ज नहीं होता तो उनमें वो बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों बहुत डेंजरस होते हैं? एक इसके अंदर वेंट्रिकल की जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है। सही है, और दूसरे इसके इनके अंदर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फैटल है। सही है, फिर इसके बाद क्या बताते हैं, जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है और इन्फार्क्शन है। इन्फार्क्शन का सिंपली मतलब आप लोग इस्कीमिया लेना चाहिए। सही, क्योंकि इस्कीमिया ही में ही ब्रेन टिश्यूज की डेथ होती है। तो उसी टाइम क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन टिश्यूज की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, उनके वॉल्यूम में और मास में डिक्रीज आ जाती है। अब इनके वॉल्यूम लेट से ये एक ब्रेन स्ट्रक्चर है, सही है, फिर ये कम हो जाता है तो ये जो वॉल्यूम इनसे कम हो गया, इनकी कंपेंसेशन में क्या हो जाता है, सीएसएफ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर जिस सीएसएफ की प्रोडक्शन एज अ कंपेंसेशन इंक्रीज हो जाती है तो इस तरह की हाइड्रोकेफेलस को क्या कहते हैं, हाइड्रोकेफेलस एक्स वेक्यू है या एक्स वेसिव है, इस तरह का कुछ नाम है। ऐसी है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोकेफेलस। नेक्स्ट हम हर्निएशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।